every single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो डाल के आपसे पूछा था कि यार क्या आप लोग बॉम्ब की वीडियोस देखना चाहोगे, तो यार उसमें से ज़्यादातर ने क्या सबने यही कहा कि हाँ भाई वीडियो आनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ बॉम्ब की वीडियोस। अब तो हम शुरू कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार 19 चैप्टर्स हैं और हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए केवल हैं 2 महीने। तो यानी कि हमारे को 3 दिन में एक चैप्टर पूरा करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं वीडियोस डालता रहूँगा, 3 दिन में एक चैप्टर पूरा कर दूंगा और आपके पास वीडियोस पड़ी रहेंगी, आप जब मन करे देखते रहना। तो अभी जो पहला चैप्टर है रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट, इसमें टोटल 6 टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं और आज की वीडियो में मैं शुरू के 2 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो 2 टॉपिक करके आपके पास टोटल 3 वीडियोस आने वाली है। तो इस तरीके से 3 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आपके पास अगर बुक है TN छाबड़ा तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। और सामने आपको स्क्रीन पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑडियो ओनली होगी। कोई ज़रूरी चीज़ होगी, कोई पॉइंट्स हैं, डायग्राम है तो ही आएगा स्क्रीन पे, वरना बस आंखें बंद करके सुनते रहो आराम से। तो आइए बेटा इसके जल्दी से शुरू करते हैं। जो इसमें पहला चैप्टर रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसका सबसे पहला टॉपिक है जो मैं बता रहा था 6 टॉपिक, उसमें से पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम नेचर और जो कंसेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और सोशल यूनिट। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसको हम देखते हैं कि एक सोशल यूनिट है या फिर कुछ लोगों का ग्रुप है जो अपने एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं किसी सर्टेन गोल्स की तरफ। जो ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम पे जाता है, जब लोग एक साथ आए थे, अपने एफर्ट्स उन्होंने कंबाइन किए थे एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह। तो ऑर्गेनाइजेशन तब शुरू होती है जब लोग एक सेम कॉमन पर्पस के लिए अपने एफर्ट्स को कंबाइन करते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यार कोई भी इंसान अपनी ये सारी नीड्स और डिज़ायर्स को अकेले पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना ही उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, ना एबिलिटी है, ना रिसोर्सेज हैं। तो उसको दूसरों के कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है जिनके गोल्स सिमिलर हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक सोशल यूनिट होती है जो लोग डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं ताकि अपने वो गोल्स पूरे कर सके। हमारे आसपास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, हॉस्पिटल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, क्लब्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आसपास होती हैं। अब एक आदमी है जिनका नाम है चेस्टर आई बर्नार्ड। वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में तब आती है जब बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ किसी एक रिलेशन में होते हैं जो एक कॉमन एंडेवर की तरफ अपने एफर्ट्स और ये जो कम्युनिकेशन वगैरह सब कंट्रीब्यूट करने के लिए विलिंगनेस शो करते हैं। तो पीपल जो है ना, जो लोग हैं, वो ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपने एफर्ट्स को पूल करते हैं और जो एक्टिविटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उनको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक पोजीशन में हो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। दूसरा कि जो ग्रुप है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करे। तीसरा पॉइंट है कि जो ग्रुप है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए बनाया गया हो। और चौथा है कि जो ग्रुप है वो रूल्स और रेगुलेशंस ले डाउन करे ताकि ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके। अब जो इसमें सबसे पहले हमने बात करी थी कम्युनिकेशन की, तो ये सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में आती है और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ होती है। क्यों? ताकि वो अपने गोल्स पूरे कर सके। अब उनको अपने जो एफर्ट्स हैं वो भी वॉलंटरीली जो है कंट्रीब्यूट करने हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का ना एग्जिस्टेंस ज़रूरी होती है, नहीं तो लोग जो हैं एक साथ नहीं रह पाएंगे। अब आप और मैं एक साथ कुछ काम करने आए तो हम एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे, बहुत बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे भी चलती है। और आखिरी चीज़ ये है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि उनके बीच का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिखे रिलेशनशिप का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्रॉडली आप क्लासीफाई कर सकते हो कि नहीं, क्लासीफाई नहीं, कंसीडर कर सकते हो जो प्रोडक्टिव हो और प्लान्ड सिस्टम के हिसाब से काम करें, जिसमें इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हो। इंटरडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अपने कॉमन गोल्स हैं, वही सारी बातें हैं। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉमन गोल्स की तरफ काम करती है, उसमें सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने चाहिए।
तो बेसिकली यहाँ पे पहले पॉइंट में आपको यही सब दिया है। अब जो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यहाँ पे आपको टोटल 6 दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे इसमें मैं तो वैसे आपको बताता रहूँगा, सामने आपको स्क्रीन पे लिखे आते रहेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। डिटेल्स नहीं लिखे होंगी, बस जस्ट नाम लिखे होंगे, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहले सोशल ग्रुप। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सोशल ग्रुपिंग है जिसमें इंडिविजुअल्स होते हैं। ये इन इंडिविजुअल्स के थ्रू ऑपरेट करती है जिसको हम मेंबर्स या फिर एम्प्लॉयज़ कहते हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी कुछ नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, परसेप्शंस होती हैं, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट कोऑपरेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। जो सारे मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो उसके सारे सब सिस्टम्स हैं वो कोऑपरेशन में काम करते हैं विद ईच अदर इन हर सिचुएशन में, ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। अब कॉमन गोल्स हम कह रहे हैं बार बार कॉमन गोल्स, तो यही एक इसका करेक्टरिस्टिक बन के आ जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो गोल ओरिएंटेड होती है और एक पर्पसफुल सिस्टम है। अब इन कॉमन गोल्स को हमें अचीव करना है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और इसीलिए उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरफ डायरेक्टेड होती हैं और कोऑर्डिनेटेड होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अच्छे से आपको मीन्स देती हैं, ठीक है, ताकि आप पूरा कर सको। दूसरे शब्द में मैं कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है बेसिकली अपने गोल्स के लिए ही है। फिर आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कैजुअल ग्रुप नहीं है कि जस्ट ऐसे ही दो दोस्त साथ में आए उन्होंने ग्रुप बना लिया। ये एक पूरा अच्छे से प्लान करके यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए एक एंटिटी बनाई जाती है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके और जो उसके लोग हैं जो मेंबर्स हैं उसके कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके। फिफ्थ आता है रिलेशनशिप्स। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन से मैनेज करी जाती हैं। वो जो है वो रिलेशनशिप जो है डिटरमाइन करते हैं कि जो वो मेंबर्स हैं ग्रुप के तो उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाए, ये उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरे किए जा सके। अब क्योंकि रिलेशनशिप जो है स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो वो इलस्ट्रेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या चार्ट के हिसाब से। मतलब समझ आ रहा है ना आपको कि रिलेशनशिप्स बेसिकली यहाँ पे मेंबर्स के बीच में दिखाया जाता है। और सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है सेपरेट एंटिटी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म होती है तो उसकी खुद की एंटिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए जो कि उसके काम में मदद करेगा। तो ये दोस्तों 6 पॉइंट्स हैं। अब ये एक चीज़ आपको नोट करनी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होते हैं जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल वगैरह वगैरह। तो इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन फैक्टर से भी अफेक्ट होती है, ठीक है। इनके बारे में भी अलग से डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स। अब काफ़ी जो ट्रेडिशनल राइटर्स हैं ना उन्होंने ये इस तरीके से देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत नैरो सेंस में लिया था कि बस वो है कि भैया कि कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है आपको फंक्शंस के थ्रू। इस व्यू के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ का स्कोप सेट करती हैं कुछ रिलेशनशिप्स के थ्रू। और एक ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट ऐसे देखोगे स्ट्रक्चर की तरह तो मतलब ना वो कुछ मतलब वो ऐसे नहीं देखना चाहिए, तो वो एक बस फॉर्मल रिलेशनशिप्स की तरह दिखेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कि डायनामिक एंटिटी होती है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक चार्ट से बढ़कर है, सिर्फ एक चार्ट या एक स्ट्रक्चर नहीं है, उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा कुछ होती है। इसको एक मैकेनिज्म के थ्रू देखा जाएगा जो मैनेजमेंट जो डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ को। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो कुछ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स मैनेज करते हैं जिनको मैनेजमेंट कहते हैं, जो सारे काम करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग जो है एक मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि आपका आइडेंटिफिकेशन है, ग्रुपिंग है एक्टिविटीज़ का जो आपको काम करना है, उसको फिर लोगों को देना, उसको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे काम आपके इसमें आते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के ना कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, हालांकि इसको हम डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे पर यहाँ पे जस्ट को शॉर्ट में बताया जा रहा है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना जो आपको करनी है, ठीक है, और प्लान्स का इम्प्लीमेंट करना।
दूसरे में है एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना, तीसरा है एम्प्लॉयज़ को जॉब असाइन करना, और फोर्थ है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को बिल्ड करना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। अब फिफ्थ आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। हो भाई, अब इसमें जो है क्लीन एंड किंग के हिसाब से यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि अ सिस्टम इज एन असेंबलेज और कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और पार्ट्स फॉर्मिंग अ यूनिटरी होल। जो थिंग्स हैं वो पार्ट्स हैं उनको सब सिस्टम कहा जाता है और वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। एक पार्ट में चेंज होगा तो दूसरे पार्ट में भी होगा, यानी सब सिस्टम। ठीक है, जो सब सिस्टम है वो क्लोजली इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्शन होता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम ऐसे देखते हैं कि वो सोसाइटी की नीड्स पूरी करेंगे। कैसे करेंगे? गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, और प्रॉफिट कमाने के मोटिव से वो काम करते हैं, जैसे कि आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं। अब एक बिजनेस सिस्टम जो है वो काफ़ी इनपुट्स लेता है एनवायरनमेंट में से, उनको गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, जिसकी एनवायरनमेंट को ज़रूरत है। तो इसका एक एक्सचेंज रिलेशनशिप चल रहा है एनवायरनमेंट के साथ, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम कहा जाता है। अब एक बिजनेस में ना बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल एंड मैनेजमेंट। अब ये जो सब सिस्टम्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होते हैं, इनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना होता है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली आप पूरा कर सको। बिजनेस सिस्टम के जो एक्सटर्नल होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल वगैरह वगैरह, वो भी बिजनेस की पॉलिसीज, प्लान्स और प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करते हैं। हर एक सब सिस्टम जो है इन फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है। अब इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करने के लिए जो सब सिस्टम है उनको आपको एक कोऑर्डिनेटेड होल या फिर सिंगल एंटिटी की तरह आपको उन्हें ट्रीट करना होता है। अब जो एक सब सिस्टम है वो क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अब जो क्लोज्ड है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, यानी जैसे मैकेनिकल सिस्टम है वो क्लोज्ड है। जो क्लोज सिस्टम है ना वो इंटरनल रिलेशनशिप पे ध्यान देता है जो सब सिस्टम्स के बीच में होता है, और एक ओपन सिस्टम जो होता है उसको तो भाई वो इन्वायरमेंट के साथ बाहर पूरा रहता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस चलता है, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया था। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। अब इसमें एक लास्ट चीज़ आती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स 4 है। सबसे पहला ये गोल ओरिएंटेड होता है। गोल्स क्या होते हैं आपके? प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एक्सेट्रा। दूसरा होता है कि इसमें कुछ सेवरल सब सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही सारे। तीसरा, ये इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। फोर्थ है ये ओपन डायनेमिक सिस्टम है, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लेना देना चलता है, और वही सब इनपुट आउटपुट प्रोसेस वाला यहाँ पे काम है, और जो बाकी एक्सटर्नल होते हैं उन सब के साथ इसका लेना देना होता है, वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटा सा है। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन को आप 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो: नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ओनरशिप पैटर्न और साइज ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो इसको इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक के हिसाब से आप कह सकते हो। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये इकोनॉमिक फंक्शंस करती हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ये इस अपने काम से प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह वगैरह। ये ऐसे और गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और ट्रेड भी करते हैं। अब जो नॉन इकोनॉमिक होती है उसमें बेसिकली वो ऐसी सर्विसेज देते हैं अपने मेंबर्स को या फिर बहुत सारी पब्लिक को, और उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ये ना सोशल वेलफेयर, कल्चर, रिलीजन वगैरह को प्रमोट करने के लिए होते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह। कुछ नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए बनी होती हैं, जिसमें वो अपने मेंबर्स को फ़ायदा देंगे, जैसे क्लब्स हैं, ट्रेड एसोसिएशन, पॉलिटिकल ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और कुछ होती हैं जो टोटली पब्लिक के लिए डिवोटेड होती हैं, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रूरल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह के लिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, COMMONWEAL। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस का क्लासिफिकेशन है तो इससे आप उनको मदद मिलती है कि आप उनको क्लैरिफाई करो और समझ सको कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है।
दूसरा बेसिस होता है ओनरशिप पैटर्न। अगर आप ओनरशिप और कंट्रोल देखते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को आप प्राइवेट और पब्लिक कह सकते हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उन्हें ओन, मैनेज और कंट्रोल या तो कोई इंडिविजुअल करता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो पूरी प्राइवेट इंटरेस्ट और गेन्स के बेसिस पे चलती है। दूसरी तरफ जो ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट ओन और मैनेज करती है, उनको पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं, जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज। जो बेसिक फीचर है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि ऐसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनी होती हैं, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। तीसरे बेसिस होता है साइज ऑफ ऑपरेशन। अब ऑपरेशंस के साइज के हिसाब से अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस को आप स्मॉल स्केल, मीडियम साइज और लार्ज स्केल कह सकते हैं। जो स्मॉल स्केल है उनमें कैपिटल बहुत कम होती है, एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता है। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखो तो उसमें सारी चीज़ें ये ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये ओनरशिप और मैनेजमेंट में भी डिफरेंस होता है, मतलब कि जो ओनर अलग होगा, मैनेज करने वाला अलग होगा, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज में होता है। तो ये थे शुरू के 2 टॉपिक्स। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 16 मिनट की। तो एनीवेज, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है या वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन